सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन कर रहे हैं। और आज देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखोगे बच्चे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। जैसे जैसे पेपर को हमने फोल्ड किया वैसे खोल दो। अब यदि हम पेपर को खोलते हैं ना, तो ये वाली ट्रायंगल जो ऊपर दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल नीचे दिखेगी। और ये वाली ट्रायंगल जो ऊपर दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल नीचे दिखेगी। तो सबसे पहले इसी फिगर को ढूंढो कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, डी कैंसिल, सी कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर लीजिएगा, यही परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखो एक छोटा सा सीरीज दे रखा है। क्या है सीरीज में? 3 8 18 है, 33 53 वाट है, और 108 है। यदि हम दो पदों के बीच का अंतर फाइंड करें तो हमें सीरीज की पहचान हो जाएगी। तो 3 से 8 जाने का मतलब है 5 की बढ़त, और 8 से 18 होने का मतलब है कि सिर्फ 10 बढ़ जाएंगे। 18 दूना 36, यानी कितने? तो 15 बढ़ गए। अब देख लो 33 से 53 होने का मतलब है कि सिर्फ 20 बढ़ गया। तो ये 5 के गुणज में बढ़ रहा है, 5 10 15 20। तो अगली बार इसमें हम लोग 25 जोड़ने वाले हैं, और अगली बार इसमें हम लोग 30 जोड़ने वाले हैं। तो हम लोग 25 जोड़ते हैं। 5 3 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 78 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर सी को कर लेंगे। सर जी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चे एग्ज़ाम तो होगी, लेकिन कब होगी इसकी कोई मालूमात नहीं है। ठीक है, ये बिहार की एग्ज़ाम है ना, ऐसे ही चलती है। देखिए मुहाना, कगार जिसको कहते हैं, नदी का मुहाना होता है। तो मुहाना का मतलब किनारा या कगार भी कह सकते हैं। यानी कि ये समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द जिसको आप कहते हो। तो दयालु, दयालु का मतलब क्या कह सकते हैं? तो परोपकारी। जो परोपकारी होगा ना, उसमें दया होगी। तो हम लोग इसके लिए ऑप्शन नंबर बी को बेस्ट लगा सकते हैं। वहीं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें, तो देखिए सबसे पहले बात करोगे ना, तो ये सर्किल तो सेम रहेगा, लेकिन सर्किल में एरो इधर से रिएक्ट करेगा। यानी पहला फिगर बच्चे सर्किल से स्टार्ट होगा, जो कि इन दोनों में नहीं दे रखा है। अब देख लो दोनों फिगर में कहाँ पे जा करके आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ जेड आर दे रखा है और यहाँ आर जेड दे रखा है। जब हम उल्टा चलेंगे तो हमें आर जेड मिलेगा, यानी लास्ट में जेड मिलेगा। यहाँ फर्स्ट फिगर में लास्ट में आर दे रखा है, तो पहला फिगर कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। आसान सा क्वेश्चन था। 3 2 5 दूना 10 - 1 कर सकते हैं, तो 5 4 9 दूना 18 +4 हो जाएगा। नहीं। 2 दूना 4 3 तिहाई 9 नहीं। 3 दूना 6, और 6 + 3 9 कर सकते हैं। तो 5 को 20, 20 + 3 23 कर सकते हैं। यानी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ पहले संख्या को अंतिम संख्या से आप गुना कर लो। तो 3 दूना आपको 6 मिलेंगे। अब जो लास्ट वाली संख्या है, उससे मतलब नहीं है, अपने मन से इसमें 3 जोड़ना है। तो 6 3 कितने हो गए? तो 9 हो गए। वहीं अगर दूसरे संख्या की बात करें, तो 5 को हम 4 से गुना करते हैं, तो 5 6 को 20 होते हैं। और इसमें भी अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं, तो 20 और 3 23 हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता चल गया कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को आपस में गुना करना है, और उसमें आपको 3 जोड़ देना है। तो ध्यान से देखिएगा, 10 को 3 से गुना करेंगे, 10 तिया 30 होगा। और +3 अगर जोड़ देंगे तो 33 मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा। सर एडीओ का सिलेबस क्या है, प्लीज़ बताइए। बच्चे आपने फॉर्म जब भरा होगा तो वहाँ एडीओ की सारी सिलेबस आपके डिस्कस कर दी गई है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन जो है वो सेट किए जाते हैं। यानी आप अगर कंफर्म प्लेटफॉर्म की लगातार टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। आप उसके लिए टेंशन फ्री रहो। अब देखिए ये सिलोलिज्म का क्वेश्चन दे रखा है। कहता है सभी छात्र शिक्षक हैं, यानी जितने भी छात्र होंगे, ये सभी के सभी छात्र क्या दिखते हैं? तो शिक्षक दिखते हैं। यानी सारे छात्र जो होंगे वो शिक्षक के अंदर ही जाएंगे।
अब आगे चलते हैं। कहता है दूसरा स्टेटमेंट कि कोई शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं है, यानी शिक्षक की बात करें तो वो प्रधानाध्यापक नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है। ठीक है, तो जब शिक्षक की दुश्मनी प्रधानाध्यापक से है तो शिक्षक के अंदर तो छात्र है, तो छात्र की दुश्मनी भी प्रधानाध्यापक से हो जाएगी। अब पहला कहता है कोई प्रधानाध्यापक छात्र नहीं है, तो बिल्कुल प्रधानाध्यापक का दुश्मन छात्र है, और छात्र और प्रधानाध्यापक जब दुश्मन है तो कोई भी प्रधानाध्यापक छात्र नहीं हो सकते हैं। पहला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। अब वहीं हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो सभी शिक्षक छात्र हैं। देखिए बच्चे, कुछ शिक्षक छात्र दिखते हैं लेकिन सभी शिक्षक छात्र नहीं दिखते हैं, यानी हमारा 2 नंबर कंक्लूजन जो है ये सही नहीं माना जाएगा। सुजीत स्टडी सेंटर, हेलो बच्चे, तो इसका आंसर हम लोग केवल 1 नंबर अनुसरण करता है लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिखता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए, जब भी नॉन वर्बल में सीरीज आए, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है नॉन वर्बल का सीरीज का। तो देखिए, सबसे पहले पहले फिगर का कंपेयर करिए दूसरे फिगर से, और तीसरे फिगर का कंपेयर करें चौथे फिगर से। अगर पहले फिगर से दूसरे फिगर में जो भी क्रियाएं हुई हैं, अगर वही सेम क्रियाएं तीसरे से चौथे फिगर में होती हैं, तो जो काम हम दूसरे से तीसरे में करने वाले हैं उसी काम को हम तीसरे से चौथे में अंजाम देंगे। यही सीरीज का रूल है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ लो। अब देखो, पहले फिगर में ट्रायंगल कॉर्नर पे था और यहाँ पे वो बीच में आ गया है, यानी कह सकते हैं कि सर ट्रायंगल बी का प्लेस कैप्चर करता है। ठीक है, और बी किसका, तो एरो का प्लेस कैप्चर करता है, और एरो उठ के ऊपर जाता है। क्या यही सेम क्रिया 3 से 4 में हो रही है? तो देखिए, हार्ट जो है वो बी का प्लेस कैप्चर करता है, बी के का प्लेस कैप्चर करता है, और के उठ के ऊपर जाता है। तो जैसी क्रिया 1 से 2 में होती है वही सेम क्रिया 3 से 4 में होती है। इसका मतलब है कि ये 1-3 वाली सीरीज है। तो जो काम हम लोग 2 से 4 में करेंगे ना, वही सेम काम हमें 4 में दोहराना होगा। तो देखिए, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसी ट्रायंगल को अगर पकड़े तो अगले फिगर में ये ट्रायंगल इस पार्ट में आया। तो यहाँ से जो हार्ट है जो कि इस पार्ट में दिख रहा है, ये हार्ट उठ करके यहाँ दिल दिखने लगेगा। इसमें दिल यहाँ नहीं है, कैंसिल हो गया, इसमें नहीं है, कैंसिल हो गया। इस दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? जो अनकॉमन है उसको पकड़िए। तो देखिए, ये दूसरा वाला यू है और यहाँ दूसरा वाला एल दिख रहा है। तो देखिए, दूसरे नंबर पे क्या आया, तो ये एल उठ के यू का प्लेस लेता है। तो यहाँ भी ये एल उठ करके एरो का प्लेस लेगा, यानी सेकंड प्लेस पे हमें एल चाहिए, जो कि यहाँ यू लिख करके काट दिया। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग अपने लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो है वही आंसर इसके लिए सबसे सुटेबल है। यदि आप पूरे क्वेश्चंस को अलग अलग करके सारे एलिमेंट को काटोगे तो फिर इसमें आपको समय एक्स्ट्रा लगेगा और अधिक लगेगा। तो हमेशा नॉन वर्बल जब आप बना रहे हो प्यारे बच्चे, तो बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करना, एक एक एलिमेंट को पकड़ करके ही देख लेना, आपके आंसर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम रुक करते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, जब सबसे बड़ी हमारे पास एक सीरीज मिल जाए ना, तो समझना कि ये आसान सा काम हो गया। अब देख लो, एम एन के बाद ओ दे रखा है, तो यहाँ एम एन के बाद हम ओ रख सकते हैं। एम के बाद अगर एन डालें तो एम एन ओ एक डैश करके क्यों दिखा, एम एन ओ एक डैश करके क्यों दिखा, तो एम एन ओ, अब उस वाले डैश पे पी को रख सकते हो, तो पी को उस वाले डैश पे रख लेना है। यानी सीरीज क्या बन रही है, तो एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, तो एम एन ओ पी और लास्ट में जाएगा क्यू। ठीक है, अब देख लो क्या है हमारे पास, ओ पी एन, पी एम ओ, पी क्यू। ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। किस बुक का सेट है?
नवीन कुमार जी, ये बुक से सेट नहीं होता है, ये प्रीवियस पेपर जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सारे प्रीवियस पेपर को एक साथ रख करके आपके लिए एक सेट तैयार की जाती है। उस सेट को आप देते हो तो इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी तैयार करते हो, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले समझो, इसमें घुमाने की अनुमति हमें नहीं दी गई है और कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ये वाली आकृति ढूंढनी है। देखो ये वाली आकृति यहाँ तक तो मैच खाएगी, लेकिन ये जो लाइन नीचे गया है ना, ये नीचे नहीं आ पाएगा, तो 1 नंबर तो गलत हो गए। अब देख लो, अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं तो 3 नंबर में देख लो ये वाली आकृति मैच खा रही है, ठीक है। ये नीचे भी आती है, ये यहाँ से आकर के ये मुड़ती भी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी ऊपर भी निकल जाती है, और ये फिर आगे भी निकल जाती है। तो हम ऑप्शन नंबर सी के लिए इसका परफेक्ट चयन कर सकते हैं। तो आंसर हम लोग प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुक करेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, रेडिकल को क्या लिखा है, RADICAL, ठीक है। इसको वो कहता है कि सर हमने BBDEJM और S लिखा है। अच्छा थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपके पास है तो आप देखोगे कि ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दो। तो ए 2 बार है तो ए को लगा दो। ए से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, डी से बड़ा इसमें आई, आई से बड़ा एल और सबसे बड़ा आर है। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, इसमें अब क्या किया, तो बी में ए में एक जोड़ा तो बी, एक में एक जोड़ा तो 2, 3 में एक जोड़ने पर 4, 4 में एक जोड़ने पर 5, 9 में एक जोड़ने पर 10, 12 में एक जोड़ने पर 13 और 18 में एक जोड़ने पर 19 मिल गया। यानी कोडिंग से डिकोडिंग क्या किया गया है, स्पष्ट रूप से हम लोग को समझ में आने लगा कि पहले अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में सजा दीजिए लेटर को, उसके बाद उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, आपके आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए वर्चुअल के लिए पूछ रहा है, VIRTUAL की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें मालूम है कि इसको वर्णमाला के क्रम में सजाओगे तो सबसे छोटा ए है, ए से बड़ा अगर जाओगे तो इसमें आई है, आई से बड़ा एल है, एल से बड़ा बात करें तो आर है, आर से बड़ा इसमें टी है, टी से बड़ा यू और यू से बड़ा भी है। अब पूरे फंक्शन में आपको एक ऐड कर देना है। तो 1 में 1 जोड़ोगे 2 यानी बी आएगा, 9 में 1 जोड़ोगे 10 यानी जे आएंगे, 12 में 1 जोड़ोगे 13 एम होगा, और 18 में 1 जोड़ोगे 19, 20 में 1 जोड़ोगे 21, 21 में 1 जोड़ोगे 22 और 22 में 1 जोड़ोगे तो 23 आएगा। यानी यही हमारा डिकोड बन करके तैयार होगा। BJM एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो आंसर हम लोग ए को करेंगे जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर्स के रूप में हम लोग प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुक करेंगे। देखिए इस बार मिरर को जो है ना वो नीचे की ओर रखा गया, और जब मिरर को नीचे की ओर रखा जाए तो वो मिरर इमेज बनेगा। तो टी अपने ही स्थान पे पलटेगा, एम भी अपने ही स्थान पे पलटेगा, इसमें एम नहीं मूव किया है इसीलिए गलत हो गया। अब देख लो पी भी क्या करेगा कि अपने स्थान पे पलट जाएगा, इसमें देख लो अपोजिट में घूम गया है। 5 भी क्या करेगा कि अपने स्थान पे पलट जाएगा, इसमें देख लो 5 उल्टा घूम गया है, तो ये भी कैंसिल हो गया। जब 3 ऑप्शंस को हमने काट लिया, ऑप्शन नंबर बी नहीं कट सका, तो वही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 7 विद्यार्थी हैं, एक सीधी पंक्ति पर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अब कहता है सबसे पहला लाइन कि सर जब 7 विद्यार्थी हैं इसका मतलब है कि हमारा राइट उसका राइट सेम होगा और हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट सेम होगा। अब देखिए पहला इंफॉर्मेशन क्या पास करता है, पहला इंफॉर्मेशन कहता है डी ई के बाईं ओर, यानी जहां भी ई को रखेंगे उसके ठीक बाईं ओर हम डी को रखेंगे बगल में।
और सी के दाईं ओर बगल में। तो और का काम प्यारे बच्चे होता है ऑप्शन दूर वाले को पकड़ना। तो और के जगह पे आप डी को रख के लाइन पढ़ लो। तो लाइन क्या बना, डी सी के ठीक दाईं ओर खड़ा है, तो डी जो होगा ये सी के ठीक दाईं ओर खड़ा होगा। आगे चलते हैं, बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में। तो बी जो है ना वो ए के दाईं ओर ठीक बगल में, और फिर से और किसके लिए, तो बी के लिए। सी के बाईं ओर ठीक बगल में, देखो दोनों कनेक्ट हो गया, सी के साथ डी और डी के साथ ई कनेक्ट हो गए, यानी 5 लोगों की व्यवस्था हो गई। फिर कहता है इसी प्रकार एफ जी के बाईं ओर बगल में खड़ा है जो पंक्ति के दाएं सिरे पर। तो जो का काम होता है पीछे जाकर नजदीक वाले को पकड़ना, तो नजदीक वाला जी है, यानी जी पंक्ति के दाएं सिरे पर खड़ा है। अब बताओ जी अगर पंक्ति के दाएं सिरे पर खड़ा हो जाए और एफ इसके बाईं ओर बगल में खड़ा हो जाए, तो ऑलरेडी हमें 7 लोगों की व्यवस्था तो मिल चुकी, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। कहता है पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा कौन है, तो पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे सी खड़ा है, और सी को हम ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। लगभग इसी लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, इसी पैटर्न पे इतना ही क्वेश्चन। देखिए ए का अर्थ आप प्लस को डिनोट कर सकते हो, तो 2 जगह हमारे पास ए दे रखा है। बी को आप इंटू कह सकते हो, तो एक ही प्लेस पे इंटू दिखते हैं। इसी तरह सी को हमने माइनस कहा जो कि हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं, और डी का अर्थ हमने डिवीजन से डिनोट किया, तो 2 जगह हम डिवीजन लगा सकते हैं। अब देखो 8 चको 32 और 3 35 हो जाएंगे। अब हम लोग 35/7 करेंगे, और ये इक्विवेलेंट 11 तिया 33 यहाँ वाट है, ठीक है। 11 तिया कितने हो गए, तो 33 हो गए, और 33 प्लस वाट करें, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए तो 7 पचे कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर हम 7 से भाग देते हैं, 8 चको 32 और 3 35, 35/7 करें, डी को हमने डिवीजन से किया है, तो इधर वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 33 हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो देखिए यहाँ क्या है, डिवीजन है, तो 33/11 और प्लस वाट कर देंगे तो दोनों बराबर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इधर कटेगा, तो 11 तिया 33 कट गए, तो 5:3 प्लस वाट आया। तो वाट इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो जब इधर 5 जाएगा तो इधर माइनस में 3 करेंगे, तो 5 में से 3 घट गया, 2 मिल जाएंगे। तो वाट का वैल्यू हम लोग 2 लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आंसर है। सर आप रेलवे को पढ़ाना छोड़ दिए हैं क्या, आपके ग्रुप डी के लिए एक भी वीडियो नहीं आता है? बच्चे रेलवे के लिए पढ़ाना नहीं छोड़े हैं, अभी थोड़ा सा दूसरी चीज़ में हम व्यस्त हो गए हैं, तो क्लासेस अभी थोड़ी हमारी कम ले रहे हैं, ठीक है। वो फिर से हम बैक हो जाएंगे, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। आइए बच्चों देखिए ध्यान से, देखिए जैसा कि आपने देखा इस फिगर में, तो इस फिगर की अगर हम बात करेंगे तो इस फिगर को हमें सिर्फ कंप्लीट कर देना। अगर हमने इस फिगर को कंप्लीट किया तो जैसी आकृति हमें चाहिए वैसी आकृति हम लोग को इत्मीनान से यहाँ मिलने वाली है, यानी हम लोग को ये वाली आकृति ढूंढनी होगी कि ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है, ठीक है। तो देखो ये वाली आकृति तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो हल्का हल्का एरो बनेगा वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा देख लो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपको फुल एरो दिखने चाहिए। अब देख लो ये वाली आकृति हमें कहाँ दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, तो बी को तो हम काट लेंगे। सी में देखो एक्स्ट्रा ये एक लाइन चला गया है जो कि नहीं जाना चाहिए, तो कट गया। अब देखो यहाँ अंदर भी एक सर्किल है और यहाँ अंदर सर्किल कट रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे। थोड़ी सी सावधानी हटती और दुर्घटना घटती। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा आसानी से आप पकड़ सकते हो।
सबसे पहले कोशिश करो कि 12 और 10 के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि 192 तक लेकर के आएगा। तो देखो, तो अगर 12 को हम 10 से गुना करवाते तो ये 12 दहिया कितना ले जाता, 120 ले जाता। कितने और बच गए, तो 192 में से अगर हमने 120 को माइनस किया तो 2 7 72 और बच गए। तो 12 को अगर हम फिर से 6 से गुना करके जोड़ दें 72, तो हम 192 तक पहुंच सकते हैं। यानी सिंपल आप कह सकते हो कि सर 12 को 6 और 10 16 से गुना करो। ठीक है, 12 को किससे गुना करो, तो 16 से गुना करो, आपका काम हो जाए। तो 12 गुने 10 प्लस 6 अगर हम लोग कर देते हैं, यानी 12 गुने 16 कर देते हैं, तो 192 हम लोग को मिल जाता है। अब देखते हैं क्या हमारे साथ दूसरा भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगा। तो 15 को अगर 7 प्लस 6, 7 6 कितने हो गए, 13 हो गए। तो 15 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो 15 दहिया 150 और 15 तिया 45, यानी 195 मिलेगा, जो कि स्पष्टता दे रखा है। यानी कह सकते हैं कि हमने जो है पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट को तोड़ लिया है कि सर हम लोग को पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने के लिए पहली संख्या में या दूसरी संख्या में 6 जोड़ना होगा। अगर हमने दूसरी संख्या में 6 जोड़ा तो बड़ा ही आसानी से हम इस कॉन्सेप्ट को किल कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें 12 में 6 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 18, या 13 में 6 जोड़ लो तो 19 हो जाएंगे। और 12 को आप 19 से अगर गुना करवाते हो तो 19 दूना 38 के लिए 8 हाथ में 3, 19 का 19, 20 21 22, यही आपको पहला वाला ऑप्शन जो है वही मिल जाता है। आगे आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। देख लो, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 मिलेगा क्या, तो 12 को हमने डायरेक्ट 19 से गुना करवाया, तो 12 को 19 से गुना करवाया 228 मिल गए। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। विवेक K217 जी, आप यदि हमसे बच्चे रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपकी रीजनिंग हम यकीन रखते हैं कि बहुत अच्छी आपकी रीजनिंग होगी और आपकी स्पीड एक्यूरेसी अभी तक बरकरार होगी यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा जो है ना वो आपके कॉपी में ही है। आपने अगर कॉपी का रिवीजन नहीं छोड़ा होगा तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली हैंडल विवेक कर लेते होगे। अच्छा, ध्यान से देखोगे, एच की वैल्यू 8 है और आई की वैल्यू 9 है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 21 से कितने हो गए, तो 10 हो गए, और यहाँ 7 से 23 हो गए। यानी सीधा काम तो नहीं चला है। जब सीधा काम नहीं चला है तो कुछ उल्टा काम हम लोगों को सोचना होगा। तो आई जे डब्ल्यू और आई। अच्छा चलो, सीधा काम नहीं चला तो उल्टा काम करके देखते हैं। अगर हम 8 में 1 को जोड़ते हैं तो 9 मिलता है, और 21 में 2 को जोड़ने पर 23 मिलता है। इसी तरह 7 में 3 को जोड़ने पर 10 मिलता है, और 5 में 4 को जोड़ने पर 9 मिलता है। तो सीधा काम नहीं हो सका अगर हमसे, तो हम लोगों ने उल्टा काम करके देखा, तो यहाँ बिल्कुल आराम से बन गए। अब देख लो, तो यहाँ अगर हम 13 में कितना जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 13 और 4 17 मिलेगा। 1 और 3 4 भी मिलेगा, 5 और 2 7 भी मिलेंगे, और 2 और 1 3 भी मिलेंगे। इसी तरह से अगर हमें राइड के लिए निकालना है तो 18 प्लस 1 19 कर लो, 9 प्लस 2 11 कर लो, 4 प्लस 3 7 कर लो, और 5 प्लस 4 9 कर लो। यानी IGKS चाहिए। IGKS ऑप्शन नंबर ए में दिखता है, तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। थैंक यू बच्चे। नीलम, आपको हमारी बात समझ में आती है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए, एक ही पासे को हमने देखा ना कि 2 बार मुड़ा रखा है, और दोनों बार में एक एलिमेंट को जो है ना वो कॉमन कर दे। अब कहता है सर 3 के अपोजिट वाले फलक पे क्या होगा। तो देख लो, पहले में तो 3 नहीं है,
लेकिन दूसरे में तो 3 है। अब दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है ना, तो कॉमन वाले एलिमेंट से 3 आने के लिए एंटी क्लॉक मूव करोगे, तो यहाँ भी कॉमन वाले एलिमेंट से जब एंटी क्लॉक मूव करोगे तो 1 के पास पहुंचोगे, यानी 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा इसमें, जो कि स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रूबरू होते हैं। देखिए मैंने बार बार कहा, अगर बड़े बड़े पद आपके पास है ना, तो समझो कि ये सीरीज बिल्कुल आसान सी सीरीज है। देखो, एस के बाद एक गैप करके एल एन पी दिखता है, एस के बाद एक गैप करके एल एन पी दिखता है, ठीक है। अब ध्यान से हमें बस ये सीक्वेंस लेना है कि एस के पहले तो पी चाहिए, तो एस के पहले अगर हम पी रखते हैं तो पी के पहले एन दिखा, पी के पहले एन दिखा, तो यहाँ भी हम पी के पहले एन रख सकते हैं। और देखो एन के पहले एल दिखता है, जैसे ही एन के पहले एल रखेंगे तो ए एल एन पी एस। अब फिर से अगर हम ए रखते हैं तो ए एल एन पी एस, ए एल एन पी एस और ए एल एन पी एस। अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। एल एन ए एस एल पी ए एस, यही ढूंढना है हमें अपने ऑप्शंस के रूप में। तो एल एन ए एस एल चाहिए नहीं, एल एन ए एस एल पी ए एस चाहिए नहीं, एल ए एन एस एल पी ए एस ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो होगा बच्चे, ये ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अच्छा ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो लगता है कि सर अगर हम बी को यहीं छोड़ दें, के से 11 नहीं, ए को के बना दे नहीं, एफ एल जी पलट रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें उलटफेर किए गए हैं। आपको बस ये उलटफेर समझना है कि ये उलटफेर क्या किया गया है, और आपका आंसर बिल्कुल आपके पास निकल करके आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम के को यहाँ और ये सोचे तो एल से बी नहीं जाएगा, ठीक है। और कुछ करने की कोशिश की गई है, 100 में 4 गया, 11 11 रह गया, नहीं, 11 में से 9 घटा दें, ठीक है, 21 में से 9 घटा दें, +5 +5। देख लो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू 11 है ना, और इसकी वैल्यू 2 है ना, अगर हम 9 की कमी कर देते हैं तो 11 में से 9 गया तो 2 बचेंगे। इसी तरह यू की वैल्यू 21, एल की वैल्यू 12, 21 में अगर 9 की कमी करेंगे तो 12 होगा, लेकिन अब कमी नहीं की गई है, अब जोड़ा गया। देख लो, 6 में 5 जोड़े तो 11 मिलेगा, और 2 में 5 जोड़े तो 7 मिलेगा। यानी पूरा फंक्शन चल कैसे रहा है, तो -9 +5 -9 +5 करके ये पूरा फंक्शन चल रहा है। अंजलि क्या बात हुआ सर, कितने बजे से क्लास होता है? बच्चे ये जो क्लास है ना, हमने 5 बजे स्टार्ट करी थी, आज थोड़ी सी लेट हो गई, तो 5:05 पे क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए। आपको सेम काम किसके साथ करना है? IVFQ के साथ आप कर सकते हो। तो देख लो, जैसा कि सिचुएशन है हमारे पास, पहले -9 करेंगे, फिर -9 करेंगे, और बाकी दोनों में हम लोग +5 और +5 करेंगे, और हमारा आंसर हमारे पास रिएक्ट करने लगे। तो 9 में 9 घटाओगे 0, और z को हम 0 कह सकते हैं। 22 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो 27 होता है, और 27 को हम a कह सकते हैं। देख लो, यहाँ 6 में से 9 घटाना है, तो 6 में से 6 घटाओगे तो 0 हो जाएगा यानी z, और 3 और घटाओगे तो 23 हो जाएगा यानी w। अब 17 में 5 जोड़ोगे तो 3 2 5 यानी 22 हो जाएंगे। ZAW भी चाहिए, ढूंढ लो ZAW भी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है स्पष्टता। तो आंसर हम लोग प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है हमारे पास, तो बीम है, BEAM है, और इसको BAF और L लिखा, ठीक है।
ई से एफ कर सकते हैं, ए से बी कर सकते हैं, बी से ए, एम से एल। अब देखो सबसे पहले क्या किया ना कि इसको अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे पहले ए से बड़ा बी से बड़ा ई और ई से बड़ा एम। ठीक है, इसके बाद देखना अच्छा क्वेश्चन है, पहले +1 किए गए, फिर -1 किए, फिर से +1 किए गए और फिर से -1 किए। यानी अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में पहले सिस्टम को अरेंज कीजिए, उसके बाद +1 -1 +1 -1 आप कर दीजिए, आपका डिकोड मिल जाए। तो किसके लिए चाहिए बच्चे? तो 0 के लिए चाहिए। तो पहले अल्फ़ाबेट में अरेंज करो, तो सबसे पहले ई आएगा, ई से बड़ा ओ से बड़ा आर और सबसे बड़ा जेड होगा। अब जैसा कि आपने देखा +1 -1 चलते हैं, तो +1 -1 +1 और -1 आप जब करते हो तो आपका आंसर कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। देख लो, 5 और 1 6 यानी एफ चाहिए, 15 में से 1 माइनस करोगे 14 चाहिए, 18 में 1 जोड़ोगे 19 चाहिए और 26 में 1 घटाओगे 25 चाहिए। एफ एन एस वाई चाहिए। अब देख लो एफ एन एस वाई किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिला। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुक करेंगे। देखिए ऑटोमोबाइल शब्द दिया गया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है, ऑटोमोबाइल शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाए यानी उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 लेटर का मिलकर बना है। तो 5 लेटर यानी एम तक को पहले उल्टे क्रम में लिख लेंगे, MOTUAOBILE। अब ये हो गया हमारा नया। कहता है तो निम्नलिखित में कौन सा बाएं छोर से तीसरे अक्षर, तो पहले आप बाएं छोर से पहला दूसरा तीसरा अक्षर जाओगे और के दाईं ओर चौथा अक्षर। अब यहां से दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा और चौथा अक्षर जाओगे तो आप बी के पास पहुंचोगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाओगे। तो ये काम आपको कर लेना था। नेक्स्ट देखोगे, देखिए सीरीज दी हुई है और कहता है सर अगली संख्या क्या होगी ना, आपको ये स्पष्ट रूप से पता करना। तो जैसा कि हम सीरीज के नेचर से समझ सकते हैं, अगर सीरीज धीरे धीरे करके घट रही है यानी कहीं ना कहीं ये सब्ट्रैक्शन बेस्ड सीरीज ही है। हमें दो पदों के बीच का अंतर चाहिए। अगर हमने दो पदों के बीच का अंतर फाइंड आउट कर लिया तो इस सीरीज को भी हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। देखो बड़ी से छोटी संख्या हुई है, तो 5 में से 0 गया तो 5 बच गए, और 17 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो 9 बचता है। ठीक है, 8 8 16 1 17, यानी सबसे पहले 95 माइनस हुए हैं। अब देखो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 बचे, और 7 में से 7 अगर जाएगा तो 0 बचेगा, और 5 में से 4 1 यानी फिर 109 की कमी हो गई। 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3 बचेंगे, और 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे, और 4 में से 3 1 यानी फिर से 123 की कमी हो गई। 8 में 1 घटाओगे 7 आएंगे, और 4 में से 1 घटाओगे 3 आएंगे, और 3 में से 2 यानी फिर से 137 की कमी हो गई। यदि हम यहाँ अंतर का अंतर स्पष्ट रूप से निकाल लें तो हमें लगता है कि मामला जो है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए तो 95 और 10 105 प्लस 4 यानी कि कितने बढ़ गए, तो 14 बढ़ गए। अच्छा फिर से देखो, 109 से 119 अगर जाते हैं तो 10, और 4 और लेते हैं तो 23, यानी फिर से 14 ही बढ़ते हैं। 23 10 33 और 4 37, यानी फिर से 14 ही बढ़ रहे हैं। तो अगली बार भी हम लोग इसमें 14 ही ऐड करने वाले हैं, और 14 ऐड करेंगे तो देख लो 7 4 11 का एक हाथ में एक, 3 1 4 1 5 के लिए 5 और 1 के लिए यानी 151 हम लोगों को माइनस करना है। क्या करना है? 151 माइनस करना है।
तो कर लीजिए 151 माइनस 1 में 1 को माइनस करोगे 0 आएगा। 11 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो तो 6 आएंगे और एक में से एक 0 हो गए, यानी आपके आंसर 60 होने चाहिए। अब देख लो ऑप्शन नंबर डी में आपके आंसर स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। सर इसको और एक बार समझा दीजिए 70 नंबर को। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिख दिया कीजिए, हम सजा देंगे। देखिए बाबू, कुछ नहीं किया था 70 नंबर में। सबसे पहले हमारे पास बीम था ना, तो इसमें जो जो लेटर यूज हुए थे पहले उसको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में सजाया। तो जब अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में सजाओगे तो सबसे छोटा ए से बड़ा बी से बड़ा ई से बड़ा एम, उसके बाद +1 -1 +1 -1 कर दिया गया। सेम काम दूसरे के साथ किया गया था, देख लो। HUGE था ना हमारे पास, तो सबसे पहले इसको वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा ई से बड़ा हमारे पास जी से बड़ा एच और सबसे बड़ा यू। अब इसके बाद हम लोग +1 -1 +1 और -1 करेंगे। तो 5 में एक जोड़ा 6 हो गए, 7 में एक घटाया 6, 8 में एक जोड़ा 9 हो गए और 21 में एक घटाया तो 20 हो गए। इसी तरह से उसने FFIT लिखा था। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बाबू इस क्वेश्चंस का, ज़्यादा दिमाग खर्च करना नहीं था, वर्णमाला के क्रम में सजा कर और +1 -1 +1 -1 कर देना था। नवीन जी समझ गए होंगे आप स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं और 73 नंबर पे कहता है सर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। यानी ऑड मैन आउट आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लो, 1 से 4 होने के लिए आपने 3 आगे बढ़ाया और 13 से 16 होने के लिए आपने फिर से 3 ही आगे बढ़ाया। 19 से 21 होने के लिए आपने 2 ही आगे बढ़ाया और 22 से 25 होने के लिए आपने 3 आगे किया, जबकि 12 से 15 होने के लिए भी आपने 3 आगे गए। तो सबसे आसान हो गया, SU में 2 है और बाकी सब में 3 ऐड हो रहे हैं। तो आंसर हमारा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। कहता है ई दाएं छोर से 9वें स्थान पे है, जब ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित करे। अब सोचो कोई व्यक्ति दाएं छोर से 9वां है और अगर हम उसको 6 स्थान बाईं ओर खिसकाएं तो 9 और 6 15 उसका स्थान हो जाएगा। तो ई सबसे बाईं ओर आ जाता है, यानी खिसकाने के बाद ई पहला हो जाता है। इसका मतलब है कि पंक्ति में टोटल 15 ही लोग होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता हमें दिख रहा है। अब आप लाइन की मदद से भी देख सकते हो। देखो, ई दाएं छोर से 9वें स्थान पे था, तो ई को हमने 9वें स्थान पे रखा, कहां से? दाएं छोर से। अब कहता है यदि ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित करोगे, 1 2 3 4 5 6 स्थानान आप ई को स्थानांतरित कर दोगे तो ई यहाँ आ जाएगा। और कहता है कि अब ई जो है ना सबसे बाईं ओर आ गया है, अर्थात ई के बाद अब कोई भी शख्स नहीं है, ई के बाद अब कोई भी शख्स नहीं है। अब कहता है सर पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ तक का पोजीशन बच्चे 9 था, तो ये 10 11 12 13 14 और 1 15, यानी टोटल बच्चों की संख्या कितनी आ गई? तो 15 आ गई। वही हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए में लगा रखा था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसको न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। कहता अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं, यानी इवन नंबर हैं, जिनके ठीक बाद एक ऑड नंबर है। तो आपको ऐसा सीक्वेंस ढूंढना है जिसमें इवन के बाद आपको ऑड नंबर दिखता हो। तो देखिए, इवन के बाद आपको एक ऑड नंबर दिखता है, इवन के बाद 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 ऑड नंबर नहीं दिखता है।
तो 1 2 3 4 और 5, यानी मात्र 5 ऐसी संख्याएं थी इस पूरे श्रृंखला में जिसमें इवन नंबर के बाद ऑड नंबर आपको दिखता है। तो आंसर क्या लगा लेंगे, तो 5 लगा लेंगे। देखिए बीपीएससी एईडी एंड बीपीएससी सीजीएल 4 के लिए निश्चय बैच जो आपके अच्छे से चल रही है, मात्र 499 में आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। और लास्ट टाइम में ये तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छी बैच है। आप 1 घंटे अगर बैठ करके रोज पढ़ोगे तब तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिलेबस आगे भी जा चुके हैं, लेकिन आप कंटिन्यू इसको करोगे तो एकदम आराम से इसको कवर कर सकते हो। इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस दी जाती हैं। देखिए वीएनआरए का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो पहले ये पता करो मांगा क्या है। तो कहता है कौन सी संख्या केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगारों को निरूपित करती है। तो हमें ग्रामीण क्षेत्र भी चाहिए और बेरोजगार भी चाहिए, और केवल लगाया है तो बस इसी दोनों में इन्वॉल्व होना चाहिए और किसी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ट्रायंगल और सर्किल में एक ही संख्या इन्वॉल्व है, देख लो, वो सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है और सिर्फ इसी दोनों में है। तो हमारा आंसर डी के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है ऐसे लोग जो ग्रामीण भी हैं लेकिन बेरोजगार है। और अगर वो केवल नहीं लगाता ना, वो कहता कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगारों को निरूपित करता है, मान लो कि प्रश्न में केवल नहीं लगाया गया होता, तब हम लोग को सर्किल और ट्रायंगल के अंदर जितने हैं ना वो सब जुट जाते, तब 6 3 9 9 2 11 मिल जाते। लेकिन उसने जब केवल लगा दिया तो हमें सिर्फ ट्रायंगल और सर्किल वाले को ही देखना है, बाकी किसी और फिगर के साथ रिएक्ट नहीं होने देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। देखिए प्लस के पहले जो भी शख्स आता है उसे हम पिता कहते हैं। तो मन है तो आप लिख सकते हो, और नहीं मन है तो वहीं से आपको देखना होगा। माइनस के पहले जो भी आती है वो माता कहलाती है, और इसी तरह स्टार के पहले जो भी शख्स आती है हम उसे बहन कह के संबोधित करते हैं, और हैफन के पहले जो भी शख्स आता है हम उसे भाई कहते हैं। ये मर्जी आपकी है कि आप इसको लिख करके यहाँ चेक करते हो, या मर्जी आपकी है कि आप बिना लिखे भी इस पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं वो क्या है, तो m स्टार n प्लस ओ माइनस पी का समीकरण है, और कहता है ओ का एन की नीस से क्या संबंध। तो ओ का एन की नीस से क्या संबंध है, तो अगर ओ का संबंध हम एन से जान ले तो एन की नीस से भी हम उसका संबंध जान सकते हैं, क्योंकि नीस का मतलब भतीजी या भांजी होता है। तो देखिए, तो अगर हम ओ हैं तो ओ का संबंध किससे जानना है, एन से। तो ओ के बाद माइनस की साइन है, यानी ओ लड़की है, यानी किसी की माता है, तो ओ लड़की है। अगर हम हैं तो ये मेरे पिताजी हो, ठीक है, मेरे क्या हो गए, पिताजी। तो सोचने वाली बात है कि एन हमारे पापा हैं और हम पापा की बेटी हैं, और पूछ रहा है कि ओ का एन की नीस से, यानी एन की नीस कौन, तो मेरे पापा का जो भतीजा होगा या मेरे पापा की जो भतीजी होगी, भतीजी हो गई या भांजी हो गई, उससे हमारा क्या संबंध होगा, ओ का। तो जो भी मेरे पापा की भतीजी या भांजी होगी वो मेरी या तो फुफेरी बहन होगी या तो मेरी चचेरी बहन होगी, ठीक है, यानी कज़न आना चाहिए। कज़न किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये, एकदम जहां दिमाग खर्च नहीं करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, क्योंकि ओ का संबंध एन से नहीं पूछा, ओ का संबंध एन की नीस से पूछा। तो एन तो पापा हो गए, ओके, और पापा का जो भतीजी होगी वो मेरी चचेरी बहन होगी, और पापा की जो भांजी होगी वो मेरी फुफेरी बहन होगी। तो एन की जो नीस होगी वो ओ की फुफेरी या ममेरी बहन होगी, तो ओ भी चचेरी या फुफेरी बहन हो सकती है, जिसको हम कज़न कह सकते हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कज़न का मतलब चचेरा, फुफेरा, ममेरा, भाई या बहन होता है।
देखिए एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है, तो ए के एक तरफ पी खड़ा है और दूसरी तरफ क्यू खड़ा है। कौन दायां होगा कौन बायां स्पष्ट नहीं है। पी कतार के आरंभ से छठे पर और क्यू कतार के अंत से छठे पर। अच्छा सोचिए, एक क्रिया हो सकती है कि ओवरलैप किया हो और एक क्रिया हो सकती है कि ओवरलैप नहीं किया हो। तो अगर ओवरलैप नहीं किया हो तो ये इधर से छठा होगा और ये भाई साहब इधर से छठे होंगे। अब देख लो क्या कहता है। पी और ए के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। जब पी और ए के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं तो ए और क्यू के बीच भी दो ही व्यक्ति बैठे होंगे। तो एक दो तीन चार पांच व्यक्ति पी और क्यू के बीच बैठे हैं। तो देख लो, पहले हम समझते हैं ओवरलैप नहीं किया। तो 6 6 12 और 5 17, तो हमारा आंसर 17 जा सकता है। अब हम समझते हैं कि ओवरलैप किया, तो ओवरलैप किया तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, हम पी को लेके जाएंगे इधर, ठीक है, जो कितने नंबर पे होगा, तो 1 2 3 4 5 और एक छठे नंबर पे। अब क्यू को लेकर आना है इधर, और क्यू भी कितना, तो 1 1 2 3 4 5 6 यहाँ क्यू आएगा। अब इसके बीच में तो 1 2 3 4 ही लोग बच सके, और तब इसके ठीक बीच में ए बैठ नहीं सकेगा, यानी ओवरलैपिंग की क्रिया संभव नहीं है। तो जब ओवरलैपिंग की क्रिया संभव नहीं है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी पंक्ति में कुल 17 लोग ही बैठे हुए थे। देखिए ब्यूटिशियन है हमारे पास, और क्या कहता है कि सभी व्यंजन को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदलना है। तो इसमें जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको उसके पिछले अक्षर से बदल देंगे। जितना भी कॉन्सोनेंट दिखता है उसको उसके पिछले अक्षर से बदल देंगे, और सभी स्वर को अगले अक्षर में बदल दीजिए। तो ई एफ से, ए बी से, यू भी से, आई जे से, आई जे से और ए बी से बदल जाएगा। तब सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करोगे तो ए के बाद देख लो 3 बार बी दे रखा है, तो हम लोग 3 बार किसको सजा लेंगे, तो बी को। अब बी से बड़ा इसमें एफ दिखता है तो हम एफ को सजाएंगे। एफ से बड़ा इसमें 2 बार जे दिखते हैं तो 2 बार हमने जे को सजाया। जे से बड़ा हमें एम दिखता है तो एम को सजा लेंगे। एम से बड़ा हमें 1 बार एस और 1 बार भी दिखता है। लीजिए ये पूरी व्यवस्था हमारी अरेंज हो करके आ गई। अब देखो क्या कहता है, तो बाएं से 7वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वां अक्षर जे के पास रुक रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए एक ही पासे को 3 बार घुमाया गया है और कहता है सर परसेंटेज के विपरीत पे क्या मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ सीधा डॉलर है, यहाँ 2 बार डॉलर उल्टा लिखा, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये छठा। चलिए ध्यान से देखिए, इस दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, तो केवल इस दोनों में परसेंटेज ही कॉमन दिख रहे। देखो यहाँ 1 बार सीधा डॉलर और 1 बार उल्टा डॉलर, ठीक है। तो इन दोनों में जो नहीं दिख रहा है वही उसका अपोजिट होगा। तो इन दोनों में तो क्या नहीं दिख रहा है, तो डॉलर तो हमें दिख रहा है। परसेंटेज का अपोजिट परसेंटेज खुद हो नहीं सकता, हैश बन नहीं सकता, यानी ये वाली साइन ऑप्शन नंबर सी वाली साइन जो है ना, यही इसके अपोजिट में चली जाएगी। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। सबसे पहले वो 95 डिग्री क्लॉक 59 डिग्री जो है ना वो क्लॉकवाइज घूमती है, और फिर उसी दिशा में 31 डिग्री और घूमती है। तो 9 1 10 5 3 8 8 1 9, यानी वो ऑलरेडी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमती है। तो उत्तर से जब वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगी बच्चे तो वो पूरब दिशा में आ जाएगी।
आप चाहें तो अपने ड्रैगन व्हील के साथ भी इसको क्रिएट कर सकते। देखिए, सबसे पहले एक लड़की का मुख उत्तर में था। पहला कहता है कि वो 59 डिग्री मूव करती है, तो ये 45 हो गया और यहाँ कहीं 59 डिग्री रुकेगी। अब उसी दिशा में 31 डिग्री और रुकती है, तो इसी दिशा में जब वो 31 डिग्री और चलेगी तो वो इस वाले लाइन पे आ जाएगी और ये लाइन हमें ईस्ट में लेकर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान तरीका आप इससे बना सकते हो। कहता है दी गई श्रृंखला के अंतर्गत छवि ज्ञात कीजिए, असंगत ऑड मैन आउट देना है। तो देखिए, डी की वैल्यू 4 है और पी की वैल्यू 16 है। अगर हम 16 4 को जोड़ दे 20 मिलेगा। सी की वैल्यू 3 है, ओ की वैल्यू 15 है, 15 3 को जोड़ दे 18 मिलेगा। पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू 17 है, यहाँ गुना करे तो 34 मिलेगा। वहीं ए की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 13, जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा। तो पहले में, दूसरे में और चौथे में जोड़ करके संख्या प्राप्त की गई, जबकि तीसरे में देखो गुना करके संख्या प्राप्त करी गई। यानी यही तीसरा नंबर जो है ना अदर से डिफरेंट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग अपने लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बना लेंगे। देखिए, टी को किससे मिलवाना है? यू से। अगर टी से हम यू तक का सफर तय करें तो ग्रेटर ग्रेटर 2 बार मिलेगा। तो ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी टी ग्रेटर है यू से। तो ऑलरेडी यहाँ टी ग्रेटर यू कहता है, तो पहला कंक्लूजन सही हो। ए को आर से मिलना है। अगर ए से आर तक का सफर तय करे तो लेसर इक्वल और लेसर में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी आर लेसर और ए ग्रेटर होगा। यहाँ देख लो, ए लेसर और आर ग्रेटर है, ये गलत हो गया। अगर यहाँ आर लेसर और ए ग्रेटर होता तो सही होता। तो 1 नंबर कंक्लूजन तो सही है हमारा, लेकिन 2 नंबर कंक्लूजन गलत है। तो आंसर हम केवल एक को अनुसरण करता है यही लगाएंगे, जो कि सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखोगे। देखिए, कहता है सर अगली संख्या ज्ञात करो। क्या दे रखा है? 24 36 60 84 132 156। अगला पूछता है क्या? धीरे धीरे संख्या आगे बढ़ी, यानी जोड़ पे आधारित श्रृंखला है। ठीक है, आपको दो पदों के बीच का अंतर फाइंड आउट करना है और आपकी श्रृंखला स्पष्ट रूप से सामने आएगी। तो देखिए, 24 10 34 2 36, यानी 12 जुट गए। ठीक है, 4 इधर और 20 इधर, यानी यहाँ पे देखोगे तो 24 जुड़। ठीक है, 60 70 80 36 46 56। ठीक है, 24 जुटा है, 34 36 12। अब फिर से देख लो, यहाँ भी कितने जुड़ गए? तो 24 जुड़ गए। 12 में से 4 गया तो 8, और 12 में से 8 गया तो 4, यानी अब 48 जुट गए। 6 में से 2 गए 4। ठीक है, और 15 में से 5 में से 3 गया 2, यानी फिर से 24। तो देखो चलता क्या है, एक बार 12, 2 बार 24, फिर कितना? 48। तो अब 2 बार कितना चलेगा? तो 24 चलेगा। तो अब हम लोग दूसरी बार भी इसमें 24 ही जोड़ेंगे। तो 6 4 10 का जीरो हाथ में बचा, 1 5 2 7 और 1 8, यानी ये टोटल 180 क्रिएट तो नहीं कर रहा है। देख ले थोड़ा भैया, 24 से 60, 36 दूना 72, 84 8 दूनी 16, 4 दूना 8। नहीं, पहले 12 जुटा है, 24 10 34 35 36, फिर 36 में 4 जोड़े 40, फिर 60 जुड़ गया, यानी 24 हो गए। 70 80 84, फिर से 24 हो गए, फिर से यहाँ 48 हो गए, और फिर से यहाँ 24 हो गया। तो 2 बार 24 जुटा है, फिर 48 जुटा है। बच्चे, इसमें सीक्वेंस में थोड़ा सा झोलझाल मुझे लग रहा है। 24 का 2.5 गुना, 60 का 2 गुना प्लस 2। ठीक है, 36 दूना 72, 24 84 दूना।
चलिए इसमें कुछ और चीज सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, 4 2 6, 6 3 6, 8 4 12, 3 2 5 1 6, 9 5 11 1 12। 4 2 कितना, 6, 6 3 9, फिर से 6, 8 4 12, 3 2 5 1 6, 6 5 11 और 1 12। 6 6 6 6 9 12 12, तो 6, 8 4 12 1 13, 2 2 4 4 2 6, 9 2 11 1 12। अगर हमारे सीक्वेंस से चलोगे तो आंसर 204 आने चाहिए, क्योंकि देखिए 4 2 6, 6 3 9, 6 0 6, 8 4 12, 6 3 2 5 1 6, फिर 6 5 11 1 12। तो एक छोड़ के दोनों प्रोडक्ट का आंसर कितना जुड़ना चाहिए, तो 6 जुड़ना चाहिए। और जैसे ही हम 6 वाले प्रोडक्ट को जोड़ते हैं कि यहाँ हमें 6 चाहिए, तो 8 4 12 1 13 देगा, 2 2 4 देगा, 4 + 0 + 2 6 देगा। तो हमारे अनुसार इसका आंसर 204 जाएगा, क्योंकि सीधा सीक्वेंस ये मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारे अनुसार इसका आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा 204, क्योंकि इसमें सीधा सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा था। तो आंसर हम लोग 204 को लगा सकते हैं। 7 दोस्त हैं, मोनिका, जनक, पवन, लोकेश, रूपेश, सोहन और आनंद एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हैं। तो पहले 7 लोगों के बारे में जान ले। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। आनंद रुपेश के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जहां भी हम रुपेश को जगह देंगे, इसके तुरंत दाईं ओर हम किसको, तो आनंद को जगह देंगे। ठीक है, आगे चलिए। रुपेश सोहन के दाईं ओर चौथा है, और रुपेश किसके, तो सोहन के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा है। आगे चलिए। पवन जनक और लोकेश के ठीक मध्य में है, तो कोई पवन है जो जनक और लोकेश के ठीक मध्य में है, यानी जनक और लोकेश के साथ वाइस वर्सा केस जाएगा। लेकिन ये तय हो गया कि सर पवन को यहीं रख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 लोग हो चुके हैं, तो इस तीनों को ना तो इधर रख सकते हो, ना तो इस तीनों को इधर रख सकते हो, यानी पवन को आपको बीच में ही रखना होगा। लेकिन अभी जनक और लोकेश की स्थिति क्लियर नहीं हुई है, आगे चल देंगे। लोकेश सोहन के दाईं ओर तीसरा है। देखो, सोहन के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, ये पोजीशन किसके लिए, तो लोकेश के लिए हो गया। इसका मतलब ये पोजीशन बच्चे जनक के लिए हो जाएगा। सातवां व्यक्ति अभी भी नहीं मिला है, जो किसी एक सिरे पर बैठा है। तो जो सोहन के लिए, तो सोहन जब एक सिरे पर बैठा है, तो एक और व्यक्ति जो छूट रहा था वो दाएं सिरे पर आ जाएगा। अब देख लो कौन सा व्यक्ति छूटा हुआ है, तो मोनिका छुटी हुई है, यानी मोनिका जो है ना बाबू वो दाएं सिरे पर आ जाएगी। तो मोनिका को आप दाएं सिरे पे रखोगे और आपकी अरेंजमेंट पूरी रूप से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए क्या कहता है। लोकेश के संदर्भ में मोनिका किस स्थान पर बैठी है, तो लोकेश के संदर्भ में मोनिका जो है दाएं से तीसरे स्थान पे बैठी है। तो दाईं ओर तीसरा स्थान ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। देखिए, क्वींस जयंती वर्ष मनाने हेतु आयोजित एक कला प्रदर्शनी गर्मियों में 1 महीने तक लगी रहेगी। ठीक है, और ये जनता के लिए खुली रहेगी। अब क्वींस जयंती यानी रानी की कोई जयंती मनानी है, और उसके लिए कोई कला प्रदर्शनी आयोजित किया गया है जो गर्मी गर्मी के मौसम में 1 महीने तक लगी रहेगी, और जनता के लिए ये खुला है, जनता जा सकते हैं, इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। अजम्पशन लीजिए,
पहला अजम्पशन लेते हैं, कलाकृतियां रानी के जीवन और उनकी विरासत के इर्द गिर्द केंद्रित है। हम कह सकते हैं क्योंकि हर साल हम अगर रानी की जयंती लगा रहे हैं और रानी की जयंती जैसे ही हम लगाएंगे तो वहाँ रानी के जीवन से जुड़े हुए संबंधों को दिखाना होगा। तो जो रानी मर गई है या जो रानी बहुत पहले निकल चुकी है, उसकी कलाकृतियों के जरिए हम उसको केंद्रित करके उसके विरासत को दिखा सकते हैं, ऐसा अजम्पशन हम ले सकते हैं। दूसरा, प्रदर्शनी में भाग लेना सभी के लिए निःशुल्क है। देखिए, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं करी गई थी, सिर्फ हमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि 1 महीने तक लगी रहेगी और जनता के लिए खुली रहेगी। अब जनता को फी दे करके उस प्रदर्शनी में जाना है या जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। और जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो उसका अजम्पशन हम नहीं ले सकते। तो हम केवल एक ही अनुसरण करेंगे जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नवीन कुमार जी 156 में 48 ऐड करेंगे। क्यों बच्चे 156 में 48 क्यों ऐड करेंगे? 156 में 48 ऐड क्यों करेंगे? जब आप अंतर निकाले थे तो देखिए आपका अंतर कितने का निकला था, तो पहले 12 का निकला था, फिर अंतर कितने का निकला, तो 24 का निकला, और फिर अंतर कितने का निकला, तो फिर अंतर आपका 24 का ही निकला। और फिर आपने जब अंतर निकाला तो यहाँ अंतर आपके 48 के निकले, और फिर जब आपने अंतर निकाला तो यहाँ अंतर आपके 24 के निकले। यही अंतर निकला था ना। अगर आप 156 में 48 जोड़ोगे तो देख लो सीक्वेंस जो है ना वो आना चाहिए। तो 12 गुना 24, तो यहाँ 12 तिया 36 हो जाने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 36 हुए नहीं। अगर यहाँ 36 हो जाते तो हम अगली संख्या 48 जरूर जोड़ते बच्चे, लेकिन यहाँ हमारा सीक्वेंस 2 बार 24 आकर के जो है ना ये सीक्वेंस को तोड़ दे रहा था। लेकिन जब हम इसको दूसरे ढंग से चले ना तो देखिए तुम सीक्वेंस को हम बैलेंस करते हुए चले। 1 छोड़ के 6 आया, फिर से 1 छोड़ के 6 आया, तो फिर से 1 छोड़ के कितना आएगा? 6 आएगा। तो 2 प्लस 0 प्लस 4 अगर कर देंगे तो ये हमें 6 दे देगा। तो हम इस सीक्वेंस से तो चले ही नहीं, क्योंकि ये सीक्वेंस ने तो धोखा दे दिया। 1 बार 12, 2 बार 24, फिर 48, ठीक है। तो अगर करोगे भी तो यहाँ 2 गुना होगा, अब यहाँ 1 गुना होगा, फिर से यहाँ 2 गुना होगा, अब फिर से देख लो यहाँ आधा गुना हो गया। कितना हो गया? आधा गुना हो गया। तो फिर तो ये सीक्वेंस बैलेंस नहीं कर रहा है। 2 गुना, 1 गुना, 2 गुना, फिर आधा गुना। तो अब यहाँ अगर करोगे तो ये 0.25 गुना हो जाएगा, और 0.25 गुना करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो 0.25 गुना का मतलब कितना हो गया? तो 6 हो गया। 6 4 की 24, यानी 156 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो 12 का 2, 5 1 6, 162 आने चाहिए। अब आपके ऑप्शन में कहीं भी 162 है नहीं, तो हमें तो उसका सीक्वेंस पूरा करना है। हम बस सीक्वेंस को ही पूरा करके सीरीज बनाते हैं, ठीक है। और सीरीज का मतलब भी यही होता है कि सीक्वेंस को पूरा कीजिए। हाँ, अगर यहाँ हमारे पास 162 ऑप्शन होता ना, तब हम ये वाली सीक्वेंस को पकड़ते कि देखो सर, पहले 2 गुना किया, फिर 1 गुना किया, फिर 2 गुना किया, फिर देख लो सर आधा गुना किया। तो अब यहाँ कितना गुना करेगा? तो 2 गुना करेगा। दो गुना करेगा तो 24 दूना 48, यानी कि 156 में अगर हम 48 जोड़ते हैं तो 8 6 14 का 4, हाथ में बचा 1, 5 4 9 1 10। ओहो, देखो हम कहाँ गलत किए रे बच्चा, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, बस सीक्वेंस पूरा करना होता है। कितना भी कोई भी सीरीज बनाओ, दुनिया का कोई भी सीरीज आप अगर बना रहे हो ना, बस उसके सीक्वेंस को पूरा कर लेना। अगर आपने सीक्वेंस को पूरा कर लिया, चाहे आप जैसे सीक्वेंस को पूरा कर दो, आपने सीक्वेंस पूरा किया, वो सीरीज बनेगी ही बनेगी, 100% बनेगी, क्योंकि आपने सीक्वेंस पूरा किया है। बस यही सीरीज है, इसीलिए तो उसे श्रृंखला कहते हैं। देखिए, पुनीत पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, तो पुनीत ने पश्चिम की ओर 4 मीटर चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ेगा और 7 मीटर चलता है।
फिर से वो बाईं ओर मुड़ के 4 मीटर चलता है और फिर से वो बाईं ओर मुड़ कर के 7 मीटर चलता है। वो दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो अब देख लो, अब इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है ना। तो हमेशा मेरी एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, एकदम आसानी से आप कर सकते हो, खास करके तब जब प्रश्न डायरेक्शन का हो और अंतिम दिशा निकालनी हो। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो आपके बहुत सारे टाइम जो है ना वो बचेंगे डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन का प्रश्न हो और अंतिम दिशा निकालना हो तो डिस्टेंस का कोई ज़रूरत होता नहीं है, सिर्फ हम लोग डिस्टेंस का ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन का होगा। तो देखो, पश्चिम में चलते चलते पहला टर्न हमारा राइट था, दूसरा टर्न हमारा लेफ्ट था, तीसरा टर्न फिर से लेफ्ट था और चौथा टर्न हमारा राइट था। अब पूछा गया कि सर कहाँ जा रहा है। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, फिर से बेस्ट में आ गए। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, जब सारे राइट लेफ्ट कट जाएं तो हम सेम डायरेक्शन में ही पहुंच जाते हैं, यानी आंसर हमारा बेस्ट ही हो जाता है। ये वाला यूज कब करेंगे राइट लेफ्ट को काटने वाला, जब सारा का सारा राइट लेफ्ट काटने वाला यूज तब करेंगे जब सारा का सारा प्रश्न इस नेचर में हो कि अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। तो अगर अंतिम दिशा निकालनी हो तो हमें इतना मेहनत करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट इसकी मदद से कर सकते हैं। अब देखो, अगर ये वाली बात समझ गए तो देखो, पश्चिम में चला है और अंतिम दिशा मांगा है। पहले चले दायां और फिर चले बायां, कट गया। फिर से गए बायां और अंत में गए दायां, कट गया। जब सारे दाएं बाएं कट गए तो हम फिर से पश्चिम में आ गए। इतना आसानी से आप डायरेक्शन को बना सकते हो इसकी मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। कहता है दिए गए वेन आरेख में कौन सा उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लड़की लड़की नहीं है। तो कोच चाहिए, खिलाड़ी चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए, तो लड़की नहीं चाहिए। तो टी इकलौता वो है जो कोच और खिलाड़ी दोनों है लेकिन लड़की नहीं है। तो आंसर बी को लगाएंगे। सेट 7 में मैथ नहीं हुआ है, चलिए बच्चे हम देख लेंगे, लेकिन हमें याद है सेट 7 में मैथ हुआ होगा। ऐसे हम एक बार वहाँ मैनेजमेंट को कह देते हैं कि सेट 7 का मैथ करवा दीजिए। देखिए, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, ठीक है, और एक्स सुंदर है। तो ये तो हमें स्टेटमेंट मालूम चल गया कि जो भी राजनेता होगा वो सुंदर लड़की से शादी करेगा और एक्स सुंदर लड़की। अब क्या कहता है, एक्स राजनेता से शादी करे। हम 100% यह नहीं कह सकते हैं कि सभी सुंदर लड़की राजनेता से ही शादी करेगी, सभी राजनेता सुंदर लड़की से शादी करेंगे, लेकिन सभी सुंदर लड़की राजनेता से शादी करेगी, हम ये सिंपल नहीं कह सकते हैं। दूसरा, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, यह भी नहीं कह सकते। तो अगर हमारा ऑप्शन या तो एक या तो दो होगा तो वही आंसर होगा, और अगर हमारे ऑप्शन में या तो एक या तो दो नहीं होगा तो फिर ना तो एक ना तो दो को लगाएंगे। तो ऑप्शन चलिए ढूंढते हैं, या तो एक या तो दो दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। राजनेता सुंदर लड़की से शादी करते हैं और एक्स सुंदर है, तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं। एक्स जब सुंदर है तो या तो वो राजनेता से शादी करेगी या तो राजनेता से शादी नहीं करेगी। तो या तो एक या तो दो है तो 100% यही, और अगर या तो एक या तो दो वाला ऑप्शन नहीं रहता तो फिर ना तो एक ना तो दो वाले ऑप्शंस के साथ जाते। देख लो ध्यान से, देखो रैंप को क्या लिखता है, VOCJ और R। एक छोटे से बच्चे को भी क्वेश्चन दोगे तो कह देगा सर +2 -3, +2 -3 और +2 हो रखा है। +2 -3 +2 -3 आपको एम्पल के साथ करना है, AMPLE, ठीक है। क्या करोगे, तो +2 -3 +2 -3 और +2 करोगे तो 1 + 2 3 होंगे, 13 में से 3 गया 10,
16 2 18 हो गए, 12 में से 3 गया 9, और 5 और 2 7 हो गए। यानी CJRIG चाहिए, CJRIG ऑप्शन नंबर डी में बच्चे स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए, प्लस का अर्थ बाबू माइनस है ना, तो हमारे सीक्वेंस में कहीं भी प्लस नहीं दे रखा है, और माइनस का अर्थ गुना है तो यहाँ गुना कर लो, और गुना का अर्थ डिवीजन है, तो जहां भी मल्टीप्लिकेशन दिखता है आप उसको डिवीजन बना लो, और डिवीजन का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस कर लो। सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, इसमें डिवीजन की क्रिया करोगे, तो 25 25 हो गए, और प्लस यहाँ काटोगे तो 2 पचे 10 हो गए, ठीक है। 7 पचे 35, तो 35 में अगर 5 ऐड करोगे तो ये वैल्यू 40 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रही है, तो आंसर सी को करेंगे। 84 में 12 को प्राइम नंबर से गुना करने पर सीक्वेंस पूरा हो रहा है, चलिए कर लीजिएगा, आंसर वही आएगा 204, क्योंकि दो दो तरीके से 204 आ गया ना अमृता, तो तीसरा तरीका से भी आप करोगे ना तो आंसर आपको क्या देगा, तो 204 ही देगा, आंसर नहीं बदलने वाला है। देख लीजिए, आर को किससे मिलवाना है बच्चे, जेड से। अगर हम आर से जेड तक का सफर तय करें तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल पढ़ते पढ़ते हमने लेसर पढ़ा, तो हमेशा याद रखिएगा, ग्रेटर पढ़ते पढ़ते लेसर आ जाए या लेसर पढ़ते पढ़ते ग्रेटर आ जाए तो वह सीक्वेंस कभी भी नहीं बनेगा, याद रखोगे। अगर ग्रेटर पढ़ते पढ़ते लेसर और लेसर पढ़ते पढ़ते ग्रेटर आ जाए तो वो सीक्वेंस कभी भी नहीं बनेगा। देखिए, क्यू को किससे मिलना है, पी से, तो क्यू से पी तक जाए तो ग्रेटर इक्वल लेसर, ग्रेटर के समूह में लेसर आया तो वो सीक्वेंस नहीं बनेगा। पी से किसको मिलवाना है, एल को, तो पी से एल तक का सफर तय करे तो इक्वल लेसर लेसर में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी अगर पी ग्रेटर देन एल होता तो ये सही होता, अभी यहाँ पी लेसर एल है तो ये गलत हो गए। जब आपने 3 ऑप्शन को काट दिया तो चौथा ऑप्शन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही आपके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर होंगे। 12 को 2 से गुना, 12 को 3 से गुना, 12 को 5 से गुना, 12 को 7 से गुना, 12 को 11 से गुना, 13 से गुना, 17 से गुना। वाह, देख लीजिए अमृता ने एक सीक्वेंस और तोड़ दिया कि सर पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से और फिर 17 से गुना करने हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, एल की वैल्यू 12 होती है, ओ की वैल्यू 17 होती है, तो 12 में यदि 5 ऐड करते हैं 17 मिलेगा। अच्छा, 7 में अगर 5 ऐड कर दे तो 12 मिलेगा, और 5 में 5 ऐड कर दे तो 10 मिलेगा। अब देख लो तो 16 से 11 आने के लिए तो आपको -5 करने होंगे, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। 23 से 18 आने के लिए -5 करने होंगे, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। 3 में 5 जोड़ोगे तो 8, 20 में 5 जोड़ोगे 25, और 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को सही क्रम में निरूपित करता है। तो देखो, सबसे पहले आपका एन ई कॉमन है, तो सबसे पहले समझो एन ई है ही नहीं, ठीक है। अब एन ई के बाद देखो जी की बात आई, तो देखो सबसे पहले जी ए आएगा, यानी ये 2 नंबर से सीक्वेंस शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद जी एल मिलेगा, यानी 4 नंबर पे आएंगे। उसके बाद जी ओ मिलेगा, यानी 1 नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद टी मिलेगा, यानी 3 नंबर पे आएंगे, और लास्ट में डब्ल्यू मिलेगा। 24 135 चाहिए, 24 135 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह यानी ऑड में नॉट निकालना है, देख लो।
2 में अगर +3 करोगे तो 5 हो जाएंगे, और 10 में +3 करोगे तो 13 आएगा। इसी तरह से 11 में +3 करोगे तो 14 हो जाएंगे, और 19 में +3 करोगे तो 22 हो जाए। यानी पहले टर्म में सारे के सारे बच गए। अब देखो, 5 में +4 करोगे तो 9 मिलेगा, और 13 में +3 करोगे तो 16 मिलेंगे, 14 में +4 करोगे तो 18 मिलेंगे, और 22 में +4 करोगे तो 26 मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, अदर से क्या है तो डिफरेंट है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। अब लगता है हम लोग अंत तक पहुंच गए हैं ना। चलो देख लो, पी का संबंध चाहिए टी से। अगर मैं टी हूं तो माइनस को क्रॉस करूंगा, और माइनस के पहले कौन मिलती है तो माता मिलती है, तो एस हमारी माँ हो गई। और हमारे माँ का आर कौन है तो प्लस के पहले भाई, तो माँ का भाई यानी आर मामा हो गया। और मामा का क्यू कौन है तो इनटू के पहले पिता, तो मामा का पिता क्यू नाना हो गया। और नाना की पी हो गई पत्नी, तो नाना की पत्नी को नानी कहेंगे, नानी को क्या बुलाएंगे तो माँ की माँ बुलाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। बस इतना ही काम करना होता है ब्लड रिलेशन में। अच्छा देखो, 8 में अगर +1 करोगे तो 9 मिलेगा क्या, और 1 में 1 घटाओगे तो 0 मिलेगा, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 मिल जाएंगे, और 12 में 1 घटाओगे तो 11 मिलेगा, 21 में 1 जोड़ोगे तो 22 होगा, और 3 में 1 घटाओगे तो 2 होगा। यानी सिस्टम क्या चल रहा है तो +1 -1 +1 -1 का सिस्टम चल रहा है। अब देखिए किसके लिए चाहिए, तो 1 में 1 जोड़ोगे 2 जो कि सब में है, 2 में 1 घटाओगे तो 1, ये कैंसिल हो गया। अब 2 में 1 जोड़ोगे 3 सब में है, 18 में 1 घटाओगे 17, ये कैंसिल हो गया। 5 में 1 जोड़ोगे 6, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। देखिए पूछता है कि सर वर्ग में कितनी आकृतियां हैं, तो सबसे पहले समझो कि हम जो अंदर बना है ना उसको काउंट ही नहीं करेंगे। यानी सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ना कि इस वाले फिगर में, यानी इसका जो बेस है ना, हम लोग बेस में देखेंगे कि कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो देखिए बेस तो यही हमारा बना हुआ है, हॉरिजेंटल भी 3 वर्टिकल भी 3। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेम हो, तो किधर से भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर, तो 3 तिहाई 9, 1 10 4 14, यानी यहां से कितने 14, यानी 14 मिल गए। अब देखो, जब हम लोग इस पूरे को काउंट कर चुके हैं, ठीक है, और यहां से हमने 4 भाग में बांटा, तो 1 2 3 4 ही यहाँ मिलेंगे। इस पूरे को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने 14 में उसको काउंट कर लिया। तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4 4 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्को 16, 4 पचे 20, यानी हमारे 20 और मिलने हैं। तो 20 और 14 कितने होंगे तो 34 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमृता सही है बच्चे आपका आंसर। तो आंसर बाबू 34 को लगाएंगे। देखो कहता है 15 जनवरी 1997 को बुधवार है, तो 5 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन हो। देखिए 15 जनवरी को पहले 5 जनवरी तक बैलेंस करेंगे, तो 10 दिन पीछे जाना होगा। 10 दिन पीछे जाने का मतलब 3 माइनस, क्योंकि 7 से भाग दिए कट गया। अब 97 से 2000 तक पहुंचने के लिए आपको +3 लेना होगा, 3 साल। इस 3 साल में लीप ईयर आपको 0 मिलेंगे। 2000 लीप ईयर तो है, लेकिन 29 फरवरी को टच नहीं किए तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो +3 -3 कट गया, ठीक है, बच गए कितने 0 बच गए। यानी फिर से वेडनेसडे का दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेडनेसडे में हम लोग अगर 0 दिन ऐड करते हैं तो फिर से हमारा आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। यानी बुधवार हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए यू के बाद डबल टी दिखता है। अच्छा अगर हम यहाँ यू डाल लें तो यू डबल टी, यू डबल टी, यू डाल लें तो यू डबल टी, तो यू के बाद टी दिखेगा और यू के पहले भी टी दिखेगा। तो टी यू यू टी,
इसमें दे रखा है TUUT, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और आज की सभा हमारी इसी क्वेश्चंस के साथ बर्खास्त हो जाए। ठीक है, आगे आपका डिस्कशन यूं ही चलता रहेगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल भी बेहतरीन 50 क्वेश्चंस के साथ हम लोग वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चे, सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग तो कह चुके, अब गुड नाइट कह देते हैं, क्योंकि अब कल हम लोग मिलेंगे और फिर से 50 क्वेश्चंस के डिस्कशन को एंजॉय करेंगे। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। एंजॉय कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को पूर्ण कीजिए।